Assalamu alaikum. My name is Malik Najmul Siraj, and in today's class, we are going to discuss about principle of reliable data transfer, and this is the basis of reliable data transfer that is used in TCP, Transmission Control Protocol. So, in Article 3.4, we will see how we are going to develop, how we are going to incrementally develop a reliable data transfer protocol ओवर अनरिलायबल चैनल, ठीक है, बिकॉज ये जो चैनल है जिसके ऊपर हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये अनरिलायबल चैनल है, एटमॉस्फेयर है या आपके पास डेटा ईथरनेट से जा रहा है, आगे स्विचेस राउटर्स के पास जा रहा है और टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन जा रहा है, दैट इज़ एन अनरिलायबल। यहाँ पे एरर्स भी आ सकते हैं, पैकेट लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कुछ एप्लीकेशन है जो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र चाहती हैं कि मेरे पास डाटा लाजमी पहुँचे, तो वो एप्लीकेशंस किस तरीके से एरर्स को या पैकेट लॉस को डील करती हैं हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, और वो बेसिस होगी टीसीपी का रिलायबल डेटा ट्रांसफर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर important in application transport link layers. So let's assume that you have this application layer. So this is your application layer, ठीक है। So it is application layer में मैं अगर देखूँ तो इसको मैं bifurcate करता हूँ into sides। मैं ये कह रहा हूँ कि ये this is your sender process, ठीक है, which is sending का data, this is your receiver process। ये किसी एक जगह पे पड़ा हुआ है, ये किसी दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। मेरा पास एक लैपटॉप एक जगह पे है, दूसरा लैपटॉप किसी दूसरी लोकेशन के है, मे बी जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन इज, जब भी सेंट्रल प्रोसेस एक डेटा भेज रहा है एप्लीकेशन लेयर से, तो नीचे जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र एग्जिस्ट कर रहा था। अगर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र एग्जिस्ट कर रहा था तो सेंडर जो डेटा भेज रहा है, तो सेंडर के मुताबिक कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर को के पास एक रिलायबल चैनल अवेलेबल है और वो उस रिलायबल चैनल को दे रहा है और रिलायबल चैनल से वो डेटा आगे जा रहा है। सही है। तो मेरे पास जितना भी रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र है वो सेंडर को जो एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर एक चैनल क्रिएट करेगा बिटवीन सेंडर प्रोसेस एंड रिसीवर प्रोसेस जो कि रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज हेयर इज मेरे पास एक्चुअल जो चैनल है दैट चैनल इज़ अनरिलायबल, ठीक है। मेरे पास जो एक्चुअल चैनल है वो अनरिलायबल है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इधर कुछ ऐसे काम करेगी कि वो रिलायबली डेटा रिसीव करेगी फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड डू समथिंग, एंड आफ्टर डूइंग समथिंग इट सेंड अ डेटा टू अनरिलायबल चैनल। इसका मतलब है कि ये जो अनरिलायबल चैनल है, अगर इसकी वजह से पैकेट लॉस होता है, बिट एरर आता है या कुछ भी होता है, तो मेरे पास जो रिसीवर साइड का रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होगा, वो प्रोटोकॉल होगा, वो इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के काबिल होगा कि अगर बिट एरर आता है तो बिट एरर को रिकवर कर सके, अगर पैकेट लॉस होता है तो वो पैकेट लॉस को दोबारा रिकवर कर सके, वो सेंडर को बता सके कि ये पैकेट लॉस हो गया और आपने दोबारा सेंड करना है, ठीक है। सो ओवरऑल इसका जो मकसद है वो ये है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर पहुँचेंगे, बट वी स्टार्ट विद इसके हम जो डेवलपमेंट देख रहे होंगे वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट देख रहे होंगे कि स्लोली वी are developing such a complex situation. So this जो मेरे पास प्रोसेस है, जो कि मेरे पास आपके पास सेंडर साइड का प्रोसेस है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है डेटा, RDT रिलायबल डेटा ट्रांसफर सेंड, एप्लीकेशन ने RDT सेंड किया, ठीक है, उसने डेटा को सेंड किया। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र का जो सेंडर साइड में, और वो क्या कर रहा है, वो अनरिलायबल सेंड कर रहा है, लेकिन वो प्रोटोकॉल किसी तरीके से कुछ चीज़ें मेंटेन कर रहा है ताकि वो अनरिलायबल चैनल के अंदर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र कर सके। कि अगर मेरे पास इस साइड पैकेट इसमें कोई एरर्स भी आते हैं तो वो इससे रिकवर हो सके। रिसीवर साइड भी RDT रिसीव कर रही है, पैकेट को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करेगी, अगर वो डेटा प्रॉपरली है तो वो डेटा एप्लीकेशन को डिलीवर कर देगी, वरना वो कहेगी कि मुझे ये डेटा करप्ट हो गया या आपको दोबारा सेंड करना है। तो इसका मतलब है ये तमाम काम इन दोनों प्रोटोकॉल के अंदर हो रहे होंगे, जिसको हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करते हैं इन दोनों प्रोटोकॉल्स को। सो रिलायबल डाटा ट्रांसफर गेटिंग स्टार्टेड। सो RDT send is called from the above example by the application, pass data to deliver to the receiver upper layer application, ठीक है। तो वो डेटा पास कर रहे हैं जो कि मेरे पास जो डिलीवर होना है रिसीवर की एप्लीकेशन को, ठीक है। इसने सेंडर की एप्लीकेशन ने कॉल किया इसको
और वो डेटा दिया, जो कि डेटा वो चाहता है कि डिलीवर हो जाए रिसीवर की एप्लीकेशन। रिलायबल डेटा ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है जो कि सेंडर साइड में भी है, एक रिसीवर साइड में भी। इसके हम लोग डिटेल में आएंगे। अल्टीमेटली दिस प्रोटोकॉल कॉल्स अनरिलायबल सेंड, ठीक है, जो कि अनरिलायबल चैनल से पास होगा, रिसीव होगा, RDT रिसीव हुआ, और देन ये प्रोटोकॉल प्रोसेस करेगा कि उसमें पैकेट में कोई एरर्स तो नहीं है, करप्ट तो नहीं है, एंड वट एवर। So UDT send call by RDT to transfer a packet over the unreliable channel to the receiver. RDT receive called when a packet arrives on the receiver side of the channel, ठीक है, ये तब कॉल होगा जब पैकेट रिसीवर साइड में आएगा। और डिलीवर डेटा कब होगा? कॉल्ड RDT टू डिलीवर डेटा टू अपर, जब उसने इस प्रोटोकॉल ने डेटा अपर लेवल डिलीवर करना होगा, वो RDT डिलीवर डेटा को वो कॉल कर लेगा, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे जाके एक स्टेट मशीन बिल्डअप करेंगे जो कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर की स्टेट मशीन होगी। हम लोग बात करते हैं कि क्या होगी वो। सो रिलायबल डेटा ट्रांसफर गेटिंग स्टार्टेड, वी विल इंक्रीमेंटली डेवलप सेंडर एंड रिसीवर साइड ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो वी कॉल्ड इट, वी एब्रीविएट इट एज एन RDT प्रोटोकॉल, ठीक है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर। कंसिडर ओनली यूनिट डायरेक्शन ट्रांसफर, हम लोग इनिशियली ज्यूम करें कि एक डायरेक्शन से ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन फ्लो जा रहा है, सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, लेकिन इन रियलिटी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत डायरेक्शन से जाएगा तब भी इशू नहीं आएगा। बट लेकिन अगर हम लोग इनिशियली डेवलप करते वक्त बहुत डायरेक्शन को देखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है। यूज़ ऑफ फाइनेंस स्टेट मशीन टू स्पेसिफाई सेंडर रिसीवर, और हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे होंगे FSM, जो कि आप लोगों ने डिश लॉजिक डिज़ाइन के अंदर और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर भी उसको स्टडी किया हुआ है। सो फाइनेंस स्टेट मशीन क्या होती है? स्टेट इज़ वन द स्टेट नेक्स्ट स्टेट यूनिकली। स्टेट मशीन क्या होती है? स्टेट मशीन एक सर्किट होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि चीज़ें याद रख रहा होता है। सो दिस स्टेट वन एक्चुअली रिमेंबर्स समथिंग जो कि आप चाहते हैं इसको याद रखें। और स्टेट ट्रांजिशन कब हो रही है? इवेंट कॉजिंग अ स्टेट ट्रांजिशन और एक्शन टेकन ऑन द स्टेट ट्रांजिशन। ये वो इवेंट्स है जिसकी जैसे ही वो अकर करेंगे तो ये स्टेट यहाँ से मूव करके स्टेट 2 में आ जाएगा। जब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में आएगा तो ये उसने एक्शंस हैं जो कि वो ले रहा है। सो जनरली भी कहते हैं ये इवेंट्स होते हैं और ये एक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहा होता है। स्टेट 2 में आ रहा है तो इसका मतलब है नाउ इट इज़ रिमेंबरिंग समथिंग एल्स, जो कि उसने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसको हम लोग आहिस्ता से देखते जाएंगे बड़ी डिटेल में। सो RDT 1.0 व्हाट इज़ इट? हम लोग इसको सिंस वी आर डेवलपिंग इंक्रीमेंटली तो हम लोग कह रहे हैं RDT 1.0 इज एक्चुअली रिलायबल डेटा ट्रांसफर ओवर अ रिलायबल चैनल। अगर मेरे पास टोटली रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो और चैनल भी रिलायबल हो तो फिर क्या होगा? अगर चैनल रिलायबल से मुराद क्या है? चैनल रिलायबल से मुराद मेरी ये है कि मेरे पास कोई नो बिट एरर्स है, ठीक है, देयर इज नो बिट एरर एंड नो पैकेट लॉस। पैकेट लॉस भी नहीं है चैनल की वजह से और कोई एरर नहीं है। इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर ने जब RDT सेंड किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, नीचे लेयर में आया, उसने UDT सेंड कर दिया और UDT सेंड से कोई एरर नहीं अकर किया। चैनल भी रिलायबल था, सब कुछ रिलायबल था, देयर इज नो हार्म, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। आप या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जब एप्लीकेशन ने RDT सेंड किया तो वो RDT सेंड एक्चुअली रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने नीचे भी RDT सेंड किया क्योंकि चैनल रिलायबल था और चैनल डेटा रिसीव हुआ, रिसीवर साइड में गया, उसने RDT रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने डेटा डिलीवर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज द सिंपलेस्ट सिनेरियो। इन दिस सिंपलेस्ट सिनेरियो अगर हम लोग इसकी स्टेट मशीन को देख लेते हैं, स्टेट मशीन फॉर सेंडर एंड रिसीवर साइड इन केस ऑफ RDT 1.0। अब इसमें हो रहा क्या है? सेंडर सेंड्स अ डेटा टू अंडरलाइन इनटू द अंडरलाइन चैनल एंड रिसीवर रीड्स फ्रॉम द अंडरलाइन चैनल। तो अगर मैं सेंडर को देखूं तो सेंडर भी वेट स्टेट के ऊपर है, वो वेट कर रहा है कि जैसे ही मेरे पास अपर लेयर विच इज़ द एप्लीकेशन लेयर वो कॉल करे एक फंक्शन को RDT सेंड को। जैसे ही अपर लेयर ने RDT सेंड के फंक्शन को कॉल किया, इसका मतलब है कि अपर लेयर के पास डेटा था, उसने डेटा RDT सेंड कर दिया। एक्शन क्या लिए जाएंगे? एक्शन नहीं लिए जाएंगे, पैकेट का एक पैकेट क्रिएट होगा और उसको UDT सेंड कर दिया जाएगा और पैकेट को भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो चैनल था वो वी आर रिज्यूमिंग इनिशियली कि चैनल रिलायबल था तो आपने UDT सेंड किया जो कि और रिलायबली डेटा ट्रांसफर हो रहा है डेस्टिनेशन और फिर दोबारा इसी स्टेट में और वेट की स्टेट में। दिस इज माई सेंडर साइड। सो ऑन द रिसीवर साइड व्हाट इज हैपनिंग इज रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया फ्रॉम द चैनल, RDT रिसीव, पैकेट रिसीव हुआ, चैनल से पैकेट रिसीव हुआ और उसने क्या किया? उसने एक्सट्रैक्ट किया पैकेट से डेटा और वो डेटा डिलीवर कर दिया और फिर वेट स्टेट में आ गया, फिर एक और पैकेट रिसीव करेगा और फिर ये काम करता जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट सिनेरियो इन विच वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग कि मेरे पास जो चैनल है वो भी रिलायबल है,
ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। सो अगला है RDT 2.0। इन RDT 2.0 वी आर अज्यूमिंग दैट चैनल विद अ बिट एरर्स, चैनल आपके पास कोई ना कोई एरर्स कॉज कर रहा है, बिट एरर कॉज कर रहा है, ठीक है। अंडरलाइन चैनल में फुल बिट्स इन पैकेट्स, चैनल आपके पास बिट को फ्लिप कर रहा है, ठीक है। चेकसम टू डिटेक्ट बिट एरर्स, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास एरर आ गया? तो चेकसम है, ठीक है। आपने रिसीवर साइड ने चेकसम कंप्यूट किया और आइडेंटिफाई किया कि कोई एरर है कि नहीं है। इफ देयर इज अ बिट एरर तो आपने रिसीवर साइड ने कह दिया कि यार पैकेट में बिट एरर्स हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकवर। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एरर आ गया। अब रिसीवर साइड ये कैसे पता चलाएगी कि उसने पता चला लिया कि मेरे पास जो रिसीव पैकेट है दैट इज द करप्टेड पैकेट और उसमें कोई बिट में एरर है, तो रिसीवर साइड उस एरर को रिकवर कैसे करेगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखूं कि ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों से बात की और आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, तो इसका मतलब है देयर इज सम एरर on the channel that actually hinders you to understand the words that I am saying। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्वेश्चन करोगे, आपको कहोगे कि सर ये बात समझ नहीं है, आप रिपीट करें। इसका मतलब है या ये होगा, या दूसरा ये काम होगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपको बात समझ आई है, तो आप कहोगे हाँ मुझे बात समझ आ गई, या कुछ होंगे मुझे बात समझ नहीं है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्सप्लिसिटली टेलिंग मी कि मुझे ये चीज़ क्लियर हुई है और ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है यू आर सेंडिंग मी एन एक्नॉलेजमेंट्स एंड दैट एक्नॉलेजमेंट इज अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेज कि यार मुझे ये बात समझ आ गई है, एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेज मुझे ये बात समझ नहीं है। नैक है एंड ऐक है। तो दिस इज हम लोग ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन चैनल में फ्लिप बिट्स इन अ पैकेट, चेकसम टू डिटेक्ट बिट्स एरर, ठीक है। चेकसम है जो कि बिट एरर रेट को डिटेक्ट कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकवर फ्रॉम एरर्स। देयर आर टू मेथडोलॉजी जो कि जो दो चीज़ें जो कि यूज़ कर रहे होते हैं। वन इज एक्नॉलेजमेंट्स, अदर इज अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट इज अ रिसीवर एक्सप्लिसिटली टेल द सेंडर दैट पैकेट रिसीव्ड इज ओके, ठीक है। आपका पैकेट रिसीव हुआ और आपने बताया रिसीवर साइड को कि मुझे पैकेट रिसीव जो हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नैक। रिसीवर एक्सप्लिसिटली टेल सेंडर दैट द पैकेट हैड एरर, जो कि आपका पैकेट रिसीव हुआ है, आपने बताया कि यार पैकेट के अंदर कोई ना कोई बिट एरर मौजूद है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि यूज़ हम लोग कर रहे थे। सेंडर ट्रांसमिट पैकेट ऑन द रिसिप्ट ऑफ नैक। अगर सेंडर साइड क्या करेगी? सेंडर को अगर ऐक मिलता है, कहेगा ओके एवरीथिंग इज गुड, नाउ गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट इन विच वी आर वेटिंग फॉर पैकेट टू ट्रांसफर फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर सेंडर को नैक मिलता है तो सेंडर क्या करेगा? दोबारा रिट्रांसमिट कर देगा पैकेट को, ठीक है। सो न्यू मैकेनिज्म इन RDT 2.0 बियॉन्ड RDT, एरर डिटेक्शन हो रही है। और एक और इसमें काम हो रहा है, फीडबैक आ रही है। रिसीवर फीडबैक कर रहा है सेंडर को, और फीडबैक को क्या कर रहा है? कंट्रोल मैसेजेस, दो कंट्रोल मैसेजेस हैं, वी कॉल देम एज एन ऐक एंड नैक फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर साइड। सो रिसीवर से सेंडर तक ऐक और नैक के पैकेट्स आ रहे हैं जो कि उसको देख रहे हैं। सो होगा क्या अगर मैं फाइनाइट स्टेट मशीन देखूं उसी चीज़ की, तो मेरे पास क्या हो रहा है? नाउ ऑन द सेंडर साइड वी हैव टू स्टेट्स। नाउ अब दो स्टेट क्यों है? एक स्टेट ये है कि वो ये याद रख रही है कि मैंने कोई डेटा सेंड नहीं किया हुआ। जैसे ही मुझे एप्लीकेशन लेयर से डेटा मिलेगा, मैं उस एप्लीकेशन लेयर के डेटा को सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये वो स्टेट है जो कि ये बात याद रखी। दूसरी स्टेट ये है जो कि ये वाली स्टेट है, वो ये याद रख रही है कि मैंने डेटा सेंड कर दिए, सेंडर ने डेटा सेंड कर दिए। नाउ इट इज़ द जॉब ऑफ अ रिसीवर टू सेंड मी एन पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर वो मुझे पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा तो मैं इस स्टेट से दोबारा वापस स्टेट में आ जाऊंगी, और अगर मुझे वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा तो मैं इसी स्टेट में रहूंगी और मैं पैकेट को दोबारा रिट्रांसमिट कर दूंगी। सो अगर मुझे पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट नैक होगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होगी, तो मैं डेटा को रीसेंड कर दूंगा, ठीक है, उसी डेटा को। अगर मुझे डेटा रिसीव हुआ और वो डेटा ऐक होगा तो मैं दोबारा वापस स्टेट में आ जाऊंगा, ठीक है, जिस स्टेट से मैंने स्टार्ट किया था। सो अगर इस स्टेट में क्या है? स्टेट में वही हो रहा है, RDT सेंड हो रहा है, डेटा सेंड किया, आपने पैकेट क्रिएट किया और उसके साथ एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दी जो कि चेकसम की फील्ड थी, ठीक है, जो कि बिट एरर्स को डिटेक्ट कर रही थी, और फिर आपने UDT सेंड परफॉर्म कर दिया। रिसीवर साइड ने क्या किया? रिसीवर साइड ने अगर पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट है, अगर रिसीव्ड पैकेट करप्ट है तो आपने क्या किया? UDT सेंड नैक कर दिया, आपने नैक को दोबारा सेंड करिए, जिसकी नैक इधर रिसीव होगा
तो आप इस स्टेट में थे, आपके पास नैक रिसीव हुआ, आप ये दोबारा एक्शन इवेंट होगा, ये वाला आकर करेगा और आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, दोबारा पैकेट को रीसेट कर दें। लेकिन अगर आपने पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट नहीं था, ठीक है, आपने चेकसम को वेरीफाई किया, आपने पैकेट आया, पैकेट का दोबारा चेकसम कंप्यूट किया और उस चेकसम को इस रिसीव चेकसम से आप कंपेयर किया, अगर दोनों सेम है तो कोई एरर नहीं। वंस देयर इज नो एरर तो आपने एक्सट्रैक्ट किया, डिलीवर डेटा किया और यूडीडी सेंड कर दिया, आपने डेटा को डिलीवर कर दिया एप्लीकेशन में और आपने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। एक्नॉलेजमेंट जब सेंड की तो वो रिसीवर साइड में रिसीव हुई तो उसने वो दोबारा आपके पास इस स्टेट में आ जाएगा। सो हम लोग ज़रा इसकी अगर हम लोग इसको चलते हुए सिमुलेशन के साथ देखें तो मैं इसको से देख सकता हूँ। इनिशियली आप इस स्टेट में बैठे हुए वेटिंग फॉर कॉल फ्रॉम द अबव सेंडर साइड में, और रिसीवर साइड में आप इस स्टेट में, रिसीवर साइड में है ही एक स्टेट। तो मेरे पास आपके पास एप्लीकेशन के पास कोई डेटा था, उसने डेटा सेंड किया, तो उसने क्या किया, पैकेट क्रिएट किया और पैकेट को सेंड कर दिया। जब उसने सेंड किया तो अब वो स्टेट चेंज होकर आपके पास आ गया वेट फॉर एक् और नैक सेंडर साइड में। लेट्स अज्यूम रिसीवर साइड में पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट कोई करप्ट नहीं था, ठीक है, कोई वेट एरर में करप्ट नहीं था। तो रिसीवर को कैसे पता चला? रिसीवर ने पैकेट जो रिसीव हुआ उसका चेकसम कंप्यूट किया और उस चेकसम को कंपेयर किया जो कि उसने रिसीव पैकेट में चेकसम देखा है। वंस दे बोथ आर सेम तो वो कहेगा कोई एरर नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर तो वो क्या करेगा, पैकेट को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा और डेटा डिलीवर कर देगा एप्लीकेशन लेयर में और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव होगी, ठीक है, इसकी वेटिंग फॉर एक् और नैक स्टेट को, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली ये इसने प्रोसेस किया और इसने जैसे ही रिसीव हुआ तो इसने इस एक् रिसीव होगी तो इसने स्टेट चेंज करके आप स्टेट में आ गए। नाउ दोबारा यू आर वेटिंग फॉर कॉल फ्रॉम द अबव। ये उस सिनेरियो में जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आई है, ठीक है, पैकेट की। लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, तो हम लोग इस स्टेट में, इन दोनों स्टेट में पैकेट आपने क्रिएट किया, पैकेट आपने सेंड किया। नाउ वंस द रिसीव पैकेट, ये मेरे पास एक करप्ट था पैकेट, चेकसम कंप्यूट किया लेकिन चेकसम दोनों के मैच नहीं किए। तो रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर को पता चल गया कि पैकेट में कोई एरर है, तो उसने सेंडर को दोबारा बताना है कि यार आप पैकेट रीट्रांसमिट करें। तो वो रीट्रांसमिट का बताने के लिए वो सेंडर को बताएगा कि आप सेंडर को वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजी है तो सेंडर क्या करेगा, दोबारा रीसेंड करेगा वो पैकेट रिसीवर को। उसने दोबारा सेंड किया एंड लेट्स अज्यूम कि दिस टाइम पैकेट रिसीव्ड इज ओके। तो जो पैकेट रिसीव हुआ वो ओके हुआ, तो सेंडर ने, रिसीवर साइड ने उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंड की और सेंडर को जैसी एक्नॉलेजमेंट मिली वो दोबारा वेट फॉर कॉल फ्रॉम द अबव स्टेट में आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ इफ देयर आर बिट एरर्स इन द चैनल, तो हम लोग नैक और एक् को यूज कर रहे हैं टू रिकवर बिट एरर्स फ्रॉम द चैनल। बट इट हैज अ फैटल फ्लॉ। अब फ्लॉ क्या है इसके अंदर? फ्लॉ इसके अंदर ये, व्हाट हैपन इफ द एक् और नैक इज करप्टेड। लेट्स से रिसीवर सेंड कर रहा है एक् या नैक, अगर एक् और नैक ही करप्ट हो जाती हैं तो क्या होगा? सेंडर डज नॉट नो व्हाट हैपन एट द रिसीवर साइड, कैन नॉट जस्ट ट्रांसमिट पॉसिबल डुप्लीकेट, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास ना, मैं अगर इसको ऐसे देखूं कि मेरे पास लेट्स इसने ये जो एक् भेजी, ये एक् करप्ट हो जाती है, एक् करप्ट हो जाती है तो इसके पास रिसीव हुआ, इसने रिसीव किया और एक् करप्ट होगी। अगर ये कहता है कि एक् करप्ट होने के बाद मैं जा रहा हूँ इस स्टेट में, तो हो सकता है वो कोई और, उसको नहीं पता कि हो सकता है वो एक् ना हो, वो नैक हो, उसको नहीं पता वो क्या है। सिमिलरली इसको ये भी नहीं पता कि अगर वो बेसिकली अगर एक् ही आई है और वो करप्ट हो गई है तो ये भी नहीं कर सकता कि दोबारा ट्रांसमिट करेगा। दोबारा ट्रांसमिट करेगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा पैकेट आ जाएगा। अब इसको ये नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा पैकेट है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पैकेट। आपके पास पैकेट आया, आपने पैकेट क्रिएट किया और आपने सेंड कर दिया, तो आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन पैकेट की नहीं है, ठीक है। सो सेंडर डज नॉट नो व्हाट हैपन एट द रिसीवर साइड, कैन नॉट जस्ट रीट्रांसमिट, इट रिजल्ट्स इनटू द पॉसिबल डुप्लीकेट्स, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसीवर के पास पैकेट पूरा रिसीव हो जाए। तो एक अगर हम लोग ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें कि जैसे अगर करप्ट हुआ तो वो दोबारा पैकेट को रीट्रांसमिट कर दे, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाएगी कि वो पैकेट डुप्लीकेट पैकेट सेंड हो रहे होंगे। हैंडलिंग डुप्लीकेट्स, सेंडर रीट्रांसमिट करंट पैकेट इफ एक् और नैक इज करप्टेड, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि यार वो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि अगर डुप्लीकेट पैकेट ही हो रहे हैं तो डुप्लीकेट पैकेट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग डुप्लीकेट पैकेट को सॉल्व करते हैं यूजिंग अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड सीक्वेंस नंबर। हम पैकेट्स के अंदर एक
एक फील्ड ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस नंबर। पैकेट के हेडर के अंदर एक फील्ड होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस नंबर, और वो बताता है कि वो पैकेट किस सीक्वेंस का पैकेट है जो कि उसने भेजा है। ठीक है, रिसीवर डिस्कार्ड, अगर मेरे पास उसने अगर दोबारा सेंड कर दिया पैकेट और रिसीवर को रिसीव हुआ है, तो उसने अगर एक करप्ट हुई थी और सेंडर ने दोबारा रिट्रांसमिट कर दिया पैकेट। नाउ इन दैट रिट्रांसमिशन एज्यूमिंग कि उसके अंदर सीक्वेंस नंबर ऐड था, अब दोबारा ये उसी सीक्वेंस नंबर का पैकेट भेजेगा। रिसीवर ने वो ऑलरेडी सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी रिसीव कर लिए, तो रिसीवर कहेगा यार ये तो मुझे दोबारा वही सीक्वेंस नंबर रिसीव हो गया, तो ये इट्स अ डुप्लीकेट पैकेट। तो रिसीवर को अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ये पैकेट डुप्लीकेट है या नहीं है। Stop and wait. Sender sends one packet, then wait for receiver to respond. So now this is now sender, जो कि आप ऐसा ऐसा देखें स्टेट मशीन बड़ी होती जा रही है। नाउ ये स्टेट मशीन एक और चीज़ हैंडल कर रही है, जो कि एक हम लोगों ने बात की है कि मेरे पास अगर रिसीवर के पास नैक या एक करप्ट हो रही है, ठीक है, तो वो दोबारा पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है टिल द टाइम उसके पास वो बिल्कुल सही रिसीव हो रही है। सो अगर वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव है, RDT सेंड है पैकेट, इसने पैकेट क्रिएट किया, उसमें सीक्वेंस नंबर दिस इज द सीक्वेंस नंबर उसने ऐड किया, सीक्वेंस नंबर 0 डेटा था, चेकसम था, और इसने पैकेट सेंड कर दिया। नाउ इस स्टेट में है जिसमें वो वेट कर रहे हैं किसका, वेट फॉर एक और नैक ऑफ सीक्वेंस नंबर 0। नाउ ये 0 सीक्वेंस नंबर का वेट कर रहा है, ना कि सीक्वेंस नंबर 1 का वेट कर रहा है। अगर उसको पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट है या वो नैक है, अगर पैकेट करप्ट है, जो भी पैकेट रिसीव हुआ वो करप्ट पैकेट है या वो नैक है। अगर एक होगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर पैकेट करप्ट भी होगा तो तब भी वो क्या कर रहा है, दोबारा पैकेट को रिट्रांसमिट कर रहा है, और ये दोबारा जो पैकेट रिट्रांसमिट करेगा वो इसी सीक्वेंस नंबर का पैकेट होगा जो सीक्वेंस नंबर 0 है। ठीक है, इफ पैकेट रिसीव्ड इज, पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट नहीं है, ठीक है, और पैकेट मेरे पास एक है, तो वो क्या करेगा, वेट फॉर कॉल फ्रॉम द अबव, दोबारा उस स्टेट में आ रहा है जहाँ पे वो कॉल फ्रॉम द अबव वेट कर रहा है। लेकिन जब अब इस दफ़ा जब उसको एप्लीकेशन लेयर से डेटा मिलेगा तो उसके अंदर सीक्वेंस नंबर 1 ऐड कर रहा होगा। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच वी आर यूजिंग 2 सीक्वेंस नंबर 0 एंड सीक्वेंस नंबर 1। इसका मतलब ये है कि मेरे पास खाली मैं नेटवर्क में जो पैकेट भेज रहा हूँ वो एक पैकेट एट वन टाइम भेज रहा हूँ। जब मैं एक पैकेट एट वन टाइम भेज रहा हूँ तो मैं डिटेक्ट कैसे कर रहा हूँ कि मैंने सीक्वेंस नंबर कौन सा वाला भेज दिया। ठीक है, अब दोबारा उसको जैसे ही पैकेट रिसीव होगा तो पैकेट रिसीव किया, उसने पैकेट क्रिएट किया जिसमें सीक्वेंस नंबर 1 ऐड किया, सेंड कर दिया, और फिर दोबारा उस स्टेट में एक और स्टेट में आ गया जिसमें वो एक या नैक का वेट कर रहा है, लेकिन किसके लिए, सीक्वेंस नंबर 1 पैकेट के लिए। पैकेट रिसीव हुआ, करप्ट है, ये वही सेम वे वाले काम हो रहे हैं, लेकिन फॉर सीक्वेंस नंबर 1 है, ये भी वही काम हो रहे हैं लेकिन फॉर सीक्वेंस नंबर 1 है। अगर पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट करप्ट है या नैक है, तो वो दोबारा ट्रांसमिट कर देगा, और रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेट पैकेट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट सीक्वेंस नंबर आ रहे हैं। और अगर मेरे पास रिसीवर को पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट नहीं है और एक है, तो वो दोबारा इस स्टेट में आ जाएगा और कहेगा मेरे पास अब दोबारा एप्लीकेशन लेयर से कॉल आएगी तो मैं नया पैकेट सेंड करूंगा तो उसका सीक्वेंस नंबर 0 होगा। रिसीवर क्या हो रहा है, रिसीवर है वेट फॉर 0 सीक्वेंस नंबर। ठीक है, 0 सीक्वेंस नंबर का वेट कर रहा है जो कि उसको चैनल से मिलेगा। जैसे ही उसको अगर 0 सीक्वेंस नंबर, अगर मेरे पास उसको 0 सीक्वेंस नंबर मिला है और वो करप्ट है और वो पैकेट करप्ट है, तो वो क्या करेगा, सेंड पैकेट क्रिएट करेगा, नैक का एक पैकेट क्रिएट करेगा और सेंड कर देगा। पैकेट अगर करप्ट है, अगर उसको पैकेट ये काम कर रहा है और फिर दोबारा इसी स्टेट में रहेगा। दूसरा है कि अगर मेरे पास उसको पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट नहीं है लेकिन उसमें सीक्वेंस नंबर 1 है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट है, इस स्टेट में वो वेट कर रहा है कि मुझे सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट रिसीव हो। लेकिन अगर उसको सीक्वेंस नंबर 1 पैकेट रिसीव हो गया तो वो क्या करेगा, सेंड पैकेट करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट बनाएगा और पैकेट सेंड कर देगा। एक क्रिएट करेगा सीक्वेंस नंबर 1 की और वो सेंड कर देगा ताकि वो उसकी स्टेट चेंज हो जाए सेंडर साइड की। लेकिन अगर उसको पैकेट मिला है और पैकेट करप्ट नहीं है, वो सीक्वेंस नंबर 0 का ही पैकेट है, ठीक है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी स्टेट चेंज करेगा कि अब वो वेट करेगा कि मुझे सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट रिसीव हो। डेटा एक्सट्रैक्ट किया, डिलीवर डेटा एप्लीकेशन को कर दिया,
एक पैकेट क्रिएट किया जो कि एक्नॉलेजमेंट का पैकेट था और उसको सेंड कर दिया और अपनी स्टेट चेंज करके स्टेट में आ गया। सिमिलरली इस स्टेट के अंदर भी वो यही काम कर रहे हैं पैरेलल में, लेकिन ये विद सीक्वेंस नंबर 1 कर रहे हैं, और ये भी वही काम कर रहे हैं जो कि ये काम है, लेकिन ये विद सीक्वेंस नंबर 1 काम है। और ये जो ट्रांसफ़र है ये भी वही ट्रांसफ़र है जो कि ये है, लेकिन बट दिस दीज एक्शंस आर फॉर द सीक्वेंस नंबर 1। इन दोनों में खाली ये डिफरेंस है, ये सीक्वेंस नंबर 0 के लिए था, ये सीक्वेंस नंबर 1 के लिए था। सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मेरे पास ये काम कैसे हो रहा होगा। सीक्वेंस नंबर 1 इज एडेड, देयर आर 2 सीक्वेंस नंबर दैट वी ऐड। क्या ये काफ़ी हैं? हम लोग इसके ऊपर बड़ी डिबेट अभी आगे जाके करेंगे। मस्ट चेक इफ द रिसीव्ड ACK और NACK is corrupted twice as many states. State must remember whether expected packet should be with this. Receiver must check the received packet. Duplicate मैं देख लूँ कि मैंने कुछ बात तो नहीं बताई। ठीक है, that is all. RDT 2. हम लोगों ने 2.1 की बात की थी जिसमें मेरे पास ACK और NACK आ रहे थे। हम लोग कह रहे हैं कि 2.2 की बात करें जिसमें NACK फ्री है। अब लाजमी है कि हम लोग NACK सेंड करें। अब NACK जब सेंड करे होंगे तो एक्चुअली दैट इज़ कंज्यूमिंग माय चैनल। ठीक है, चैनल में बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा होगा NACK की वजह से, बहुत सारी NACks आ रही होंगी, तो वो ऑब्वियसली बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। अगर मुझे बैंडविड्थ को कंज्यूम नहीं करवाना कंट्रोल मैसेज से, तो मैं लाजमी NACK भेज रहा हूँ। मैं उसकी जगह क्या काम कर सकता हूँ कि मैं NACK ना भेजूँ। सेम फंक्शनलिटी एज RDT 2.1 यूजिंग ACK only। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वही सेम फंक्शनलिटी अचीव करना चाह रहे हैं जो कि RDT 2.1 में थी, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, लेकिन हम लोग NACK नहीं भेजना चाहेंगे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजना चाह रहे। उसके बगैर हम लोग फंक्शनलिटी अचीव करना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ NACK, रिसीवर सेंड्स ACK फॉर द लास्ट पैकेट रिसीव्ड ओके। वो जो भी पैकेट रिसीव ओके मिलेगा उसकी वो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया करेगा। रिसीवर मस्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट बीइंग एक्नॉलेज, और वो उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर इंक्लूड करेगा जिसकी वो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। डुप्लीकेट ACK एट द सेंडर इन द सेम एक्शन एज NACK, रीट्रांसमिट द पैकेट। जैसे डुप्लीकेट ACK मिलेंगे सेंडर दोबारा रीट्रांसमिट कर देगा उस पैकेट को। हम कह रहे हैं कि वो NACK नहीं भेज रहा, लेकिन जैसे उसको पैकेट मिलेगा रिसीवर को और पैकेट वो करप्ट होगा, तो वो क्या करेगा, NACK की जगह ACK भेजेगा फॉर द लास्ट रिसीव पैकेट ओके। तो वो उस पैकेट की ACK भेजेगा जो उसको पैकेट ओके मिल गया था। सेंडर साइड क्या करेगी, डुप्लीकेट ACK एट द सेंडर रिजल्ट्स द सेम एक्शन एज NACK। अगर सेंडर को 2 डुप्लीकेट ACK मिलेंगे तो वो वही काम करेगा जो कि वो NACK की बात करता है। इससे आपकी नेटवर्क के अंदर बैंडविड्थ और थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कंट्रोल मैसेज कम हो जाएंगे। सेंडर एंड रिसीवर फ्रेगमेंट्स, आपके पास सेंडर FSM आ रही है, पैकेट क्रिएट किया, चेकसम ऐड किया, आपने सेंड कर दिया, वेटिंग फॉर ACK, नाउ देयर इज़ नो NACK। अगर पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट है और वो ACK ऑफ पैकेट 1 है, ठीक है, अगर वो ACK ऑफ पैकेट 1 है तो इसने दोबारा रीट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि इसको रिसीव करना था ACK ऑफ पैकेट 0 का पैकेट ACK नहीं है, तो इसका मतलब है इसने दोबारा पैकेट ट्रांसमिट करके इसी स्टेट में, ताकि वो दोबारा उसको पैकेट मिल जाए, क्योंकि उसने लास्ट पैकेट जो रिसीव था वो उसके मुताबिक वो पैकेट 1 था विद द सीक्वेंस नंबर 1। अगर उसको पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट नहीं है और वो सीक्वेंस नंबर 0 का ही है, तो वो दोबारा अगली स्टेट में आ जाएगा और फिर वो वेट करेगा उसी का। ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है। अगर उसने पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट है तो हैज़ अ सीक्वेंस नंबर चेक किया और उसे ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, और पैकेट को उसने पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया। और अगर मेरे पास उसका पैकेट रिसीव किया और पैकेट करप्ट नहीं है और उसमें सीक्वेंस नंबर 1 है, तो उसने एक्सट्रैक्ट किया, डिलीवर डेटा किया, मेक पैकेट किया और उसने एक्नॉलेजमेंट 1 ऐड किया और वो सेंड कर दी और यहाँ से दोबारा वापस आ गया। और ये ऊपर और ये नीचे अप्रॉक्सीमेटली सेम काम हो रहा है। ये चीज़ इधर भी रिपीट हो रही होगी, जो कि फॉर 0 और फॉर 1 फ्रॉम बिलो, होगी, जो कि रिसीव कर रहा है सीक्वेंस नंबर 1 को। दिस इज द डिफरेंस। नाउ इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने बिट एरर्स की बात की है, हम लोगों ने कोई और बात नहीं की। नाउ अगर हम लोग कहें कि चैनल विद एरर्स एंड लॉस, लेट्स से मेरे पास पैकेट लॉस भी अगर हो रहा है, अब पैकेट लॉस भी हो रहा है कि आपने पैकेट भेजा और पैकेट रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है, पूरा पैकेट लॉस हो गया। हम लोग इनिशियली बात कर रहे थे कि पैकेट पूरा लॉस नहीं हो रहा, कुछ बिट एरर्स अगर कर सकते हैं। नाउ अज्यूम करें कि पैकेट पूरा लॉस भी हो गया। अंडरलाइंग चैनल कैन ऑल्सो लूज पैकेट्स, जो कि एक्चुअली हो रहा होता है। डेटा और ACK, चेकसम और सीक्वेंस नंबर, ठीक है, रीट्रांसमिशन विल बी हेल्प बट नॉट एनफ। अप्रोच इज
Sender waits reasonable amount of time for ACK retransmit if no ACK received at a time. ठीक है, आपने retransmit किया, अगर कोई ACK रिसीव नहीं हुई, हम लोगों ने ये बात की है कि ये बात होगी। दूसरा, if packet or ACK just delayed, अगर पैकेट या ACK डिले हो गए तो retransmission will be duplicate but sequence number is already handled this. अगर वो डिले हो गया, पैकेट लॉस हो गया, वो डिले हो गया, तो वो अपने retransmission परफॉर्म करें। रिसीवर मस्ट स्पेसिफाई द सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट बीइंग रिक्वायर्स काउंट डाउन टाइमर। रिसीवर का क्या करना पड़ा है कि वो ये मेंटेन करेगा कि वो कितने पैकेट भेज चुका है जो कि ACK हो चुके हैं। सो ये स्टेट मशीन है RDT 3.0 की, जिसको आप देख सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली दो काम हो रहे हैं, एक पैकेट लॉस भी हो रहा है और एरर्स भी अगर कर रहे हैं, और आप खाली ACK ओनली प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। इसको आप स्टेट मशीन से भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपकी स्टेट मशीन की अंडरस्टैंडिंग आपको है, आप वहाँ से देख सकते हो, हम लोग इसको ज़रा इसको एक वेब फॉर्म के थ्रू देखते हैं कि मेरे पास विथ टाइम क्या हो रहा है। नाउ दिस इज़ माई सेंडर, ये एक रिसीवर है। सेंडर ने क्या किया, पैकेट 0 सेंड कर दिया, रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव किया और इसने सेंड एक्नॉलेजमेंट कर दी। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड कर दी जो कि इसको रिसीव होगी। इसको जैसे ही रिसीव एक्नॉलेजमेंट 0 होगी तो सेंडर ने क्या किया, पैकेट एक और सेंड किया जो कि पैकेट 1 था, उसने पैकेट 1 सेंड किया। रिसीवर ने सेंड पैकेट कर दिया, इसको रिसीवर ने इसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की, इसको रिसीव पैकेट हुआ तो इसने दोबारा पैकेट एक क्रिएट किया, पैकेट 0, फिर वो सेंड कर दिया। सेंडर को रिसीवर को रिसीव हुआ तो उसने रिसीवर 0 की एक्नॉलेजमेंट उसने दोबारा सेंडर को रिसीव कर दिया। इसके अंदर रिज्यूम किया गया कि नो कोई पैकेट लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो लॉस तो आपके पास ये सेंडर और रिसीवर सेम इस तरीके से काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखें तो सेंडर आपका एक पैकेट सेंड करने के बाद वेट कर रहा है, उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है और फिर सेंड करता है। ठीक है, सो इस बात को हम लोग फर्दर जाके मोर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। नाउ लेट्स अज्यूम कि पैकेट लॉस अगर कर रहे हैं, इसने पैकेट भेजा और पैकेट रिसीव हुआ। लेट्स अज्यूम कि सेंडर ने पैकेट 0 भेजा, एक्नॉलेजमेंट 0 भेजी और एक्नॉलेजमेंट 0 चलेगी, इसको रिसीव कर लिया। ना सेंडर ने पैकेट जब 1 भेजा, एज्यूम कर रहा हूं कि पैकेट 1 लॉस हो गया। अब पैकेट 1 लॉस हो गया तो क्या होगा, पैकेट 1 लॉस हो गया तो क्या होगा, हर पैकेट को भेजने के बाद ये इसका ऑब्वियसली टाइम आउट वेट कर रहा होगा। सेंडर हर पैकेट को भेजने के बाद एक अपने पास टाइमर चला रहा है और वेट कर रहा है उस टाइमर का, क्योंकि अब पैकेट लॉस को कैसे अगर डिटेक्ट करेंगे, बिकॉज रिसीवर को कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवर तो कोई पैकेट रिप्लाई नहीं करेगा। सेंडर को कैसे पता चलेगा कि पैकेट लॉस हो गया, सेंडर ने उसने फाइंड आउट किया कि एक टाइम आउट वैल्यू, अब टाइम वैल्यू का आप ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास एक राउंड ट्रिप टाइम उसने मेजर किया कि मेरे पास उसने पैकेट सेंड किया और पैकेट रिसीव किया, इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगता है, उसके अंदर कुछ डेल्टाज उसने ऐड कर लिए और उसने एक टाइम उसने एक सेकेंड मैं इसको रब कर दूँ, और उसने उसको यूज़ करते हुए एक टाइम आउट आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही इसने पैकेट सेंड किया उसने एक टाइमर चला देता है, हर पैकेट 0 सेंड किया उसने टाइमर चला दिया, अभी टाइमर एक्सपायर नहीं होता, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, उसने टाइमर खत्म कर दिया। फिर पैकेट 1 सेंड किया, उसने टाइमर चला दिया। पैकेट लॉस अकर हो गया तो इसका मतलब कोई इसको एक या नैक कोई एक इसको रिसीव नहीं होगी। जैसे पैकेट टाइम आउट हुआ तो सेंडर ने दोबारा पैकेट 1 दोबारा रिट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर को जैसे पैकेट 1 मिला उसने एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड कर दी। सो अगर पैकेट लॉस अकर हो रहे हैं तो मुझे एक्चुअली टाइम आउट की वैल्यू है, जो टाइमर है वो मुझे बता रहा है कि मुझे रिट्रांसमिशन कब करनी है। वंस देयर इज अ टाइम आउट तो पैकेट लॉस को हम टाइम आउट के थ्रू रिकवर कर रहे हैं। ये बात सही है। सो ACK लॉस हम लोग अगर आप देखें, अगर ACK लॉस अगर होगी तो क्या होगा। सो सेम वे में ऐसे चल रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट ACK लॉस होगी। अगर ACK लॉस होगी तो अब सेंडर कैसे पता चलेगा कि ACK लॉस हो गया। रिसीवर ने तो कह दिया कि मैंने भेजी है, वो ACK लॉस होगी। जैसी ACK लॉस हुई है तो आफ्टर इसको रिसीव नहीं हुई तो फिर क्या होगा, एक पैकेट 1 का टाइम आउट अकर करेगा। पैकेट 1 का जैसी टाइम आउट अकर करेगा वो दोबारा पैकेट 1 ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर जैसी पैकेट 1 रिसीव करेगा, रिसीवर कहेगा यार ये तो डुप्लीकेट पैकेट आ गया, तो दोबारा उस पैकेट की जो उसने करेक्टली रिसीव किया था जो कि पैकेट 1 था उसकी दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सो जैसे टाइम आउट हुआ इसने सेंड किया पैकेट, रिसीवर को रिसीव हुआ, डुप्लीकेट पैकेट आया, इसने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी और इसको जब एक्नॉलेजमेंट मिली है तो इसने आगे मूव कर रहा है। सो यहाँ पे कोई इशू। एक और टर्मिनोलॉजी होती है प्रीमेच्योर टाइम आउट और डिलेड ACK। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये टाइम आउट अकर कर गया, लेकिन ये जो पैकेट एक्नॉलेजमेंट है ये रिसीव हुई लेकिन कुछ डिले के बाद इस जगह के ऊपर आकर रिसीव हो रही है, टाइम आउट के बाद रिसीव हो रही है।
इसका मतलब ये जो टाइम आउट की वैल्यू कंप्यूट की गई है ये इफेक्टिव टाइम आउट की वैल्यू कंप्यूट नहीं की गई, किसी वजह से सही नहीं थी, ठीक है। और या ये एक वो ऑड इवेंट था जो कि अगर कर गया और पैकेट की टाइम आउट के बाद रिसीव हो गया, फिर क्या होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे ही इसने टाइम आउट हुआ, इसने ये पैकेट भेजा, इसने कहा कि डुप्लीकेट पैकेट आया, और इसने क्या किया, डुप्लीकेट पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेज दी। सेम वे में जैसे ये पैकेट रिसीव होगा, इसने दोबारा पैकेट जीरो दोबारा ट्रांसमिट कर दिया, और ये उसको उसकी पैकेट वन की एक्नॉलेजमेंट आई है, तो इसको जब एक्नॉलेजमेंट आई है इसने कहा ओके फाइन, कोई इसी पैकेट वन एक्नॉलेजमेंट मिल गया मुझे, इसने पैकेट जीरो दोबारा ट्रांसमिट कर दिया, और उसके पैकेट जीरो के फिर एक्नॉलेजमेंट मिल गया, और इसने फिर यहाँ पे दोबारा डुप्लीकेट डिटेक्ट किया। सो अगर मेरे पास टाइम आउट के बाद ऐसा हो रहा है तो मुझे डुप्लीकेशन डिटेक्शन हो रही है, ये दोबारा पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है, ये एक पैकेट को ट्रांसमिट किया, ठीक है, और दोबारा इसने फिर इस पैकेट को ट्रांसमिट किया जब उसको एक उसकी वन मिल गई है। इसका मतलब है कि अगर मैं गलती से ये इसकी जो टाइम आउट की वैल्यू है ये अच्छी डिफाइन नहीं करता, तो नेटवर्क की बहुत सारी बैंडविड्थ एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। आप नेटवर्क की बहुत सारी बैंडविड्थ को एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हो, जो कि आप जिसको बचा सकते हो। दो पैकेट डुप्लीकेट चले गया। सो इसको इसकी अगर हम लोग ना परफॉर्मेंस देखें, सो दिस इज व्हाट इज रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको कैसे हम लोग रिलायबल करें। लेकिन अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। उसको कैसे पता चला कि मैं अगर देखूं मेरे पास ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं इसको, तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ओके, सो नाउ वी हैव सीन कि मेरे पास पैकेट लॉस कैसे हैंडल होगा रिलायबल डाटा ट्रांसफर में, और अगर बिट एरर्स आएंगे तो वो कैसे हैंडल होंगे, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास हम लोगों ने बात कर ली कि मेरे पास रिलायबल डाटा ट्रांसफर में क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग इस ओवरऑल प्रोटोकॉल की यूटिलाइजेशन की बात करें कि मेरे पास इसकी यूटिलाइजेशन कैसी है, तो इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी पुअर आ रही है, ठीक है। दिस इज द यूटिलाइजेशन मेरे पास आ रही है। कैसे निकली है कि मेरे पास जो सेंडर है उसने जो पहली बिट ट्रांसमिट किया वो टाइम टी इक्वल टू 0 के ऊपर ट्रांसमिट की है, पैकेट का साइज एल है, डेटा रेट आर है, तो उसको आखिरी बिट ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगेगा वो एल बाय आर लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम एल बाय आर है। पैकेट ट्रांसमिट किया, रिसीव हुआ, इसके रिप्लाई आया, दिस वी कॉल्ड एज RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ था राउंड ट्रिप टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो टाइम है वो टाइम कितना है, वो L बाय आर प्लस RTT है, ठीक है। अगर मैं इस ओवरऑल टाइम में देखूँ कि ये वाला वो वाहिद टाइम है जिसमें सेंडर बिजी था, बाकी टाइम तो सेंडर वेट करता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं देखूँ तो इस टाइम में सेंडर बिजी था, दिस इज द वेट टाइम ऑफ अ सेंडर, तो L बाय आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, L बाय आर प्लस RTT, L बाय आर प्लस RTT। तो ये मैं अगर इसको देखूँ तो ये नंबर, अगर मैं कुछ नंबर वैसे ही ले लूँ तो मुझे ये नंबर जो एक मिल रहा है, जो कि वो ये नंबर मिल रहा है। जनरली दिस नंबर इज़ वेरी पुअर, कि मेरे पास सेंडर की यूटिलाइजेशन अगर मैं इसको भी देखूँ तो मुझे नज़र आ रही है कि बहुत पुअर है सेंडर की यूटिलाइजेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टॉप एंड वेट। इसको मैं इम्प्रूव अगर करना चाहूँ तो सेंडर की यूटिलाइजेशन, तो इसका एक तरीक़ेकार ये है कि मैं ना पाइपलाइन प्रोटोकॉल यूज़ करूँ। व्हाट इज़ पाइपलाइन प्रोटोकॉल? पाइपलाइन इज़ कि मैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन सीक्वेंस नंबर मैं मल्टीपल सीक्वेंस नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वो पैकेट सेंड कर रहा हूँ जो कि भी एक्नॉलेज होने हैं विदाउट और विद, कि मैंने ढेर सारे पैकेट सेंड कर दिए और ये पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ सिंगल पैकेट आई एम सेंडिंग मल्टीपल पैकेट्स। सो अगर मैं मल्टीपल पैकेट सेंड कर रहा हूँ तो दो जेनेरिक पाइपलाइन प्रोटोकॉल जो कि एग्जिस्ट करते हैं, एक है गो बैक एन है और एक सिलेक्टिव रिपीट है। इन दोनों के ऊपर हम लोग अभी डिटेल में बात करते हैं। सो पाइपलाइनिंग इंक्रीज यूटिलाइजेशन, पाइपलाइनिंग वैसे हुआ क्या है कि यूटिलाइजेशन आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यूटिलाइजेशन आपकी इंक्रीज हो गई है। कैसे यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई है? आपने नाउ यू आर सेंडिंग 3 पैकेट्स, सो इट इज़ नाउ 3L बाय आर डिवाइडेड बाय RTT प्लस L बाय आर, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इट इज़। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इससे ओवरऑल यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी और वो जो पुरानी यूटिलाइजेशन थी वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगी है। सो मैं अगर ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पाइपलाइनिंग ने यूटिलाइजेशन को तो इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे एक पैकेट नहीं भेज रहा, मैं मल्टीपल पैकेट्स बैक टू बैक भेज रहा हूँ। तो देयर आर टू मेथोडोलॉजी जो कि प्रोटोकॉल पाइपलाइन प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज वन इज गो बैक एन, अदर इज सिलेक्टिव रिपीट। गो बैक एन ये कहता है कि सेंडर कैन हैव अप टू एन अनएक्ट पैकेट इन अ पाइपलाइन। सेंडर इसका मतलब पैकेट भेज सकता है ढेर सारे और उसके पास एन पैकेट हो सकते हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई। रिसीवर ओनली सेंड्स क्यूमुलेटिव एक्ट। रिसीवर को जब रिसीव होंगे
पैकेट, तो वो क्यूमुलेटिव एक्ट भेजेगा, वो हर एक पैकेट की एक्ट नहीं भेजेगा। डजेंट एक्ट पैकेट इफ देयर इज अ गैप, ठीक है, अगर कोई गैप आ रहा होगा, किसी एक पैकेट को रिसीव कर लिया और दरमियान में किसी पैकेट को रिसीव नहीं किया, तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। सेंडर हैज़ अ टाइमर फॉर ओल्डेस्ट अनएक्ट पैकेट, सेंडर के पास अगेन वैसे ही टाइमर होगा जो कि अनएक्ट पैकेट का ओल्डेस्ट पैकेट होगा। व्हेन टाइमर एक्सपायर इट रीट्रांसमिट। सेलेक्टिव रिपीट में क्या कह रहे हैं, सेंडर कैन हैव अप टू एन अनएक्ट पैकेट, रिसीवर सेंड इंडिविजुअल एक्ट। सेलेक्टिव रिपीट में हर पैकेट की एक्ट सेंड की जाएगी, इंडिविजुअल एक्ट सेंड की जाएगी। गो बैक एन में आप क्यूमुलेटिव एक्ट भेजें, इसमें आप हर पैकेट को। सेंडर मेंटेन्स टाइमर फॉर ईच अनएक्ट पैकेट व्हेन द टाइमर एक्सपायर। इसका मतलब इन दोनों में खाली डिफरेंस ये है कि इसमें इंडिविजुअल एक्ट्स भेजी जा रही हैं, इसमें क्यूमुलेटिव एक्ट भेजी जा रही है। सो क्यूमुलेटिव एक्ट है एंड इंडिविजुअल एक्ट है, तो हम लोग इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। नाउ गो बैक एन जिसपे क्यूमुलेटिव एक्ट है। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक विंडो साइज़ है जो कि सेंडर है, जो पैकेट सेंड कर सकता है, ठीक है, जिसमें से अगर मैं देखता हूँ उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये वो पैकेट्स हैं जिनकी ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, तो इनसे विंडो आगे मूव करके जा चुकी है। ये वो पैकेट्स हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट्स आ चुकी है। सेंट येट नॉट एक्नॉलेज, ये वो पैकेट्स हैं जो कि सेंडर ने भेज चुका है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। यूजेबल येट टू बी एक्नॉलेज, ये वो पैकेट्स हैं जो कि सेंडर भी भेज सकता है, फर्दर भी भेज सकता है, भी इन पैकेट को भेज रहा है। ये वो पैकेट्स हैं जिनको नहीं भेज सकता क्योंकि सेंडर ने खाली n पैकेट्स को बैक टू बैक भेज सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये मेरे पास n है, जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ये इस विंडो को आगे मूव कर देगा, यहाँ पे मूव कर देगा, फिर अगला पैकेट को इसको भी भेज सकता होगा, ये भी ब्लू हो जाएगा एंड सो ऑन। Acts all the packet up to the including hash number including the sequence number of the cumulative act may receive duplicate act, time for the oldest act उसको देख रहा है। सो अगर मैं इसको इससे देखूँ टाइमिंग, इससे इंस्टेड ऑफ मैं स्टेट मशीन से देखूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो स्टेट मशीन से भी, मैं इसको यहाँ से देखना चाहूँगा। गो बैक एन क्या कर रहा है ना, इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास जो विंडो का साइज़ है n की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब है वो 4 पैकेट बैक टू बैक भेज सकता है। और हम लोगों ने रैंडम ही सीक्वेंस नंबर का स्टार्ट कर लिया कि सीक्वेंस नंबर मेरे पास ढेर सारे सीक्वेंस नंबर है और सब यूनिक है। तो मेरे पास इनिशियली ये विंडो का साइज़ है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो सेंडर ने पहले पैकेट 0 भेजा, फिर पैकेट 1 भेजा, फिर पैकेट 2 भेजा, पैकेट 3 भेजा। अब पैकेट 3 तक भेज दिया है, तो इसका मतलब है वो यहाँ तक भेज चुका है। अब जब तक एक्ट रिसीव नहीं होगी उसको 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे इसको पैकेट रिसीव हुआ उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, इसको पैकेट रिसीव हुआ उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। पैकेट 2 लॉस हो गया था, ठीक है, पैकेट 2 लॉस हो गया था। इसको पैकेट 3 रिसीव हुआ तो उसने पैकेट 3 को डिस्कार्ड किया और एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दी। उसने पैकेट 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, उसने पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजी कि उसको ये पैकेट यहाँ तक पैकेट उसको करेक्टली रिसीव हो चुके हैं। अब वो वेट कर रहा है कि वो उसको एक्नॉलेजमेंट, उसको पैकेट नंबर 2 मिले ताकि वो उस पैकेट नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट सेंड करे, ठीक है। ये इसने सेंड कर दी। जैसे ही इसने ये जब पैकेट इसको रिसीव हुआ तो इसने अपनी विंडो को आगे किया और नाउ इसके पास 4 पैकेट भी आ गए जो उसने सेंड कर सकता था, इसने उस पैकेट को सेंड कर दिया। जैसे इसको इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, इसने अपनी विंडो को मजीद आगे किया, जैसे ये पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई और इसने अब 5th पैकेट भी भेज दिया। ना इस पॉइंट के ऊपर जब इसने ये पैकेट भेजा है तो इसको क्या मिला, इसको डुप्लीकेट एक्ट मिल रही है। अब ये जो एक्ट थी इसने ऑलरेडी ये एक्ट यहाँ पे रिसीव की है और ये एक्ट दोबारा मिल रही है। इसने कहा ये पैकेट की डुप्लीकेट एक्ट है, डजंट मैटर। और जैसे ही इसका ये टाइमर पैकेट 2 का टाइमर जैसे ही एक्सपायर हुआ, टाइमर 2 का उसने टाइमर भी स्टार्ट, हर लोएस्ट अनएक्ट पैकेट का टाइमर, इसका मतलब जो पैकेट सेंड करता है उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है। जैसे उसको एक्ट मिल जाएगी तो उसका टाइमर, जिसकी एक्ट मिल जाएगी उसका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। जैसे टाइमर 2 का पैकेट 2 का टाइमर वो हुआ एक्सपायर हुआ, टाइम आउट हुआ, उसने क्या किया, उसने दोबारा से ये पैकेट 2, 3, 4, 5 दोबारा से रीट्रांसमिट कर दिए हैं पैकेट, ठीक है। सो अगर हम इधर देखें तो हमें ये पता चलता है कि आल्दो इसको पैकेट 4, पैकेट 3 मिल चुके थे, पैकेट 5 मिल चुके थे, लेकिन ये दोबारा रीट्रांसमिट कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ गो बैक एन, ठीक है। तो उसको जो भी पैकेट, जैसे इस पैकेट का टाइम आउट एक्सपायर होगा तो उससे आगे जितनी भी विंडो में पैकेट हैं वो सब रीट्रांसमिट होंगे, ठीक है। रिसीवर रिसीव करेगा और उनको उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव सेंड कर रहा है। दिस इज व्हाट इट इज़ गो बैक एन। सेलेक्टिव रिपीट में
receiver individually acknowledge all the correctly received packets, buffer the packet as needed for eventually in order delivery to the upper layer. Sender only reset packet for which ACK is not received. Sender window size. So अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये कह रहा है कि मेरे पास ये वो पैकेट हैं जो कि सेंडर व्यू, ठीक है, सेंडर का व्यू, ये वो पैकेट्स हैं जो कि यूजेबल नहीं है, ठीक है, विंडोज़ से इसको पहले हैं, ठीक है, विंडोज़ के अंदर नहीं है। ये वो पैकेट है जो उसकी विंडो के अंदर जो कि यूजेबल पैकेट्स हैं। इसमें से ये वो पैकेट्स हैं जिसकी ACK रिसीव नहीं हुई, इन पैकेट्स की ACK रिसीव हो गई जो कि ग्रीन वाले पैकेट्स हैं। ये वो पैकेट हैं जो उसने भी आगे भेजने हैं, इसने भेजे ही नहीं है, ठीक है, दीज पैकेट्स वो। इसका मतलब है जिन पैकेट्स की ACK रिसीव होती जा रही है वो उसको ACK को ग्रीन करता जा रहा है, और फिर वो सिलेक्टिवली जिनकी ACK टाइमर एक्सपायर होगा वो खाली उन सिलेक्टिव पैकेट्स को सेंड करेगा, बाकी को सेंड नहीं करेगा। और दिस इज़ द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये है कि वो एक्सपेक्टेड पैकेट ये है, जो एक्सपेक्टेड पैकेट हैं, जो जिनको पैकेट को रिसीव कर दिया उनको अपने पास बफर में स्टोर करता जा रहा है, बट ऑलरेडी ACK, ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल पैकेट्स हैं, और इनको बफर में स्टोर करने के बाद इनको ACK भेज चुका है। ACK जब भेज चुका है तो ये उसको मार्क कर लेगा कि मुझे इन पैकेट्स की ACK मिल चुकी है। सो सिलेक्टिव रिपीट को अगर हम लोग देखें, सिलेक्टिव रिपीट को एक्शन में देखें तो मेरे पास विंडो साइज वही लिया गया है, पैकेट 0, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3। पैकेट 2 लॉस हो गया, ठीक है। अब पैकेट 2 लॉस हुआ तो इसने पैकेट नंबर 3, जैसे पैकेट 0 उसको रिसीव हुआ, इसने पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट भेजी, इसने पैकेट 4 ट्रांसमिट कर दिया, फिर पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट मिली, पैकेट 5 ट्रांसमिट कर दिया, और इसकी ये विंडो साइज ये इसका विंडोज मूव कर रहे हैं इस तरह सीक्वेंस नंबर के। ना इस पॉइंट के ऊपर जैसे टाइम आउट हुआ तो टाइम आउट किसका हुआ, पैकेट नंबर 2 का टाइम आउट हुआ। पैकेट नंबर 2 का टाइम आउट हुआ तो इसने खाली पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट किया, ठीक है, पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट किया, यहाँ पे पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट किया। आल तो जब इसने पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट किया तो क्योंकि ये पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी, पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी, उसको बफर कर लिया, 4 की भी हुई उसको भी बफर कर लिया, 5 की भी उसको बफर कर लिया। ये पैकेट इसने टाइम आउट एक्सपायर हुआ, ये पैकेट भेजा, फिर पैकेट नंबर 2 उसको नहीं मिला था तो इसने विंडो साइज को आगे मूव नहीं किया। जैसे ही इसको पैकेट नंबर 2 मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको पैकेट नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल जाएगी तो ये पूरा विंडो यहाँ से उठाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, फुल विंडो आगे मूव कर जाएगी। ना यहाँ पे हम बात करें सीक्वेंस नंबर की इंपॉर्टेंस एक्चुअली है क्या। सीक्वेंस नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग सीक्वेंस नंबर की इंपॉर्टेंस देख लें तो सिलेक्टिव रिपीट का ही मेथडोलॉजी देखते हैं और अज्यूम करें कि हम लोग 4 सीक्वेंस नंबर यूज़ करें, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और विंडो साइज हमारे पास 3 है, विंडो साइज भी हमारे पास 3 है और सीक्वेंस नंबर भी हमारे पास 3 है। सो आपने 0 भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, सीक्वेंस नंबर 4 है, विंडो साइज 3 है। पैकेट 0 भेजा, ठीक है, पैकेट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा, इनकी एक्नॉलेजमेंट पैकेट 3 विल एक्सेप्ट द पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 0। अब इसने पैकेट नंबर 3 भेज दिया, ठीक है, और इसने फिर पैकेट नंबर 0 भी भेजा। जब 0 ये भेजा तो ये नया एक पैकेट आया जिसका वो सीक्वेंस नंबर है, तो उसने कहा ओके फाइन, मुझे कोई मसला नहीं, मैं सीक्वेंस नंबर के पैकेट को रिसीव कर रहा हूँ। नाउ द प्रॉब्लम अगर यहाँ पे प्रॉब्लम अगर कर रही है, लेट्स से इसने पैकेट नंबर 0 भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, इसको जब पैकेट नंबर 0 रिसीव हुआ तो इसने कहा ओके फाइन, मुझे पैकेट नंबर 0 रिसीव हो चुका है, ये आगे मूव कर गया अपने पास विंडो को, पैकेट नंबर 0 इसने एक्नॉलेजमेंट इसकी भेजी, फिर पैकेट नंबर 1 हुआ, पैकेट नंबर 2 हो गया रिसीव। ना इस पॉइंट के ऊपर लेकिन एज्यूम कर रहा हूँ कि इन सब की जो एक्नॉलेजमेंट है वो नेटवर्क के अंदर लॉस हो गई है, ठीक है, वंस एक्नॉलेजमेंट गेट लॉस्ट इन द नेटवर्क, तो अब ये वेट कर रहा है इन सीक्वेंस नंबर्स का 301 का, ठीक है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई तो पैकेट 0 का जैसे ही टाइम आउट एक्सपायर होगा तो पैकेट 0 को ये ट्रांसमिट करेगा, जैसे ही ट्रांसमिट करेगा तो ये कहेगा कि यार ये तो पैकेट नंबर 0 मिल चुका है, ये अगला पैकेट नंबर 0 आ गया जो कि एक नया पैकेट है, जबकि सेंडर के मुताबिक ये उसने रीट्रांसमिट किया है पैकेट जो कि ये वाला पैकेट है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू सिलेक्ट द सीक्वेंस नंबर एंड द विंडो साइज, और विंडो साइज और सीक्वेंस नंबर आप रेंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते और ये बड़े होने चाहिए। सो अगर हम इसको देखें तो जो विंडो साइज़ है इस जगह के ऊपर मेरे पास सीक्वेंस नंबर की वैल्यू लाजमी है इस विंडो साइज़ से इसके बाद दोबारा रिपीट हो, इससे पहले रिपीट ना हो।
कि अगर वो सारे एक्ट जिनको उसने एक्ट भेजी है वो लॉस भी हो जाए, तो ये सीक्वेंस नंबर यूनिक होने चाहिए, 3, 4, 5 होने चाहिए। यहाँ तक 5 तक सीक्वेंस नंबर अगर हो रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी।